पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, इसमें बम्पर वोटिंग भी हो रही है। लोग अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं। और बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित किए, जयनगर में चुनावी सभा को संबोधित किए और पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी जनसभा को संबोधित किया। और उन्होंने मंच से एक तरह से कहा है कि टीएमसी का खात्मा होगा और बीजेपी सरकार बनाएगी पश्चिम बंगाल में। ये बातें उन्होंने जोर देकर कहा। इस बीच भारी संख्या में लोग मौजूद थे, सुरक्षा बल भी वहां पर तैनात थे। हमारे साथ पश्चिम बंगाल से जुड़ चुके हैं आफ्ताब। जयनगर और हावड़ा में दो जगह पर चुनावी प्रधानमंत्री का चुनावी यात्रा रहा और चुनावी कहा जाए कि चुनाव एक तरह से चुनाव के माहौल के बीच उनका जो है बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील भी किए हैं साथ में। तो तमाम बातें, कई बातें उभर कर सामने आई हैं, तो उन सब के बारे में आप बताएं विस्तार से। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज दूसरा चरण का मतदान भी एक तरफ जारी है और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो जगहों में सभा की है। आप कह सकते हैं कि एक सभा हावड़ा में किया है, दूसरा सभा जयनगर में किया, जो पश्चिम बंगाल के इलाके में है। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोनों जगहों पे लगभग एक ही तरीके का भाषण देते नजर आए। उन्होंने ममता बनर्जी पर सीधे निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ममता बनर्जी अब आने वाली नहीं है, ममता बनर्जी का राज जाना है, जाना तय है। यानी दो बई ममता गई, लगातार ये प्रधानमंत्री बोलते हुए हमेशा नजर आते हैं। उन्होंने जो हिंदी भाषी लोगों पर ममता बनर्जी का जिस तरीके से बयान आया, उस मामले को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे निशाना साधा है। और उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोग चाहती है, पश्चिम बंगाल में लोग बदलाव चाहते हैं। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि सीधे जो है कि निशाना ममता बनर्जी पर आज प्रधानमंत्री ने साधा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नंदीग्राम आज के लिए बहुत बड़ी खबर है। देश और दुनिया में अगर देखें तो वहां नंदीग्राम पर नजर लोगों की है। इसलिए खुद ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं, टीएमसी प्रमुख हैं, वो उम्मीदवार हैं। और उनके सामने शुभेंदु अधिकारी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, कभी ममता बनर्जी के साथ हुआ करते थे। तो आज हालात ये है कि एक दूसरे के आमने सामने हैं। वहीं कई कार्यकर्ताओं के बीच जो है कि आमना सामना हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, कह सकते हैं कि खूनी संघर्ष भी चल रही है। कई बूथों पर तोड़फोड़ की घटनाओं भी हुई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी भी लगातार दिन भर मार्च करते नजर आए सभी बूथों पर। और इसके साथ साथ ममता बनर्जी भी तकरीबन 2 घंटे से अपने बूथों का जायजा ले रही हैं। और इसी सब सारे मुद्दों को लेकर के राजनीतिक चर्चा सुबह के दौर से ही हम लोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से तकरीबन शुरू हो गई थी और जब से जो है कि 2 चरणों का मतदान शुरू हुआ है, 30 विधानसभा इलाकों में 171 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो हमारे साथ कोलकाता स्टूडियो में बातचीत करने के लिए टीएमसी की हैं नुसरत परवीन, आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आकाश जायसवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, आपका भी स्वागत है। हबीबुर रहमान खान हैं, समाजवादी पार्टी वैसे तो पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन उनके विंग है, उनके नेता है हबीबुर रहमान खान साहब, आपका भी इस्तकबाल और स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे नुसरत परवीन जी से कि आप किस नजरिए से देखती हैं जिस तरीके से अभी इलेक्शन चल रहा है। नंदीग्राम का फैसला आज लगभग तय है, लेकिन 2 मई को इसका रिजल्ट आएगा। आज जो है कि ममता बनर्जी को भी सड़कों पे आना पड़ा, बूथ पर जायजा ले रही हैं। आरोप ये है कि केंद्रीय बल जो है कि कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं, टीएमसी को रोक रहे हैं वोट देने के लिए। तो आप क्या कहेंगे इस मामले पर? पहली बात तो ममता बनर्जी आज फर्स्ट टाइम सड़कों पे नहीं आई है। ममता बनर्जी का काम ही है सड़कों से लेकर स्टेज तक जी। और नंदीग्राम का जो अभी इलेक्शन हो रहा है तो उनको तो देखना जरूरी पड़ गया है कि जहां से वो फाइट कर रही है जी। तो वो किस तरह का फाइट हो रहा है ये तो आप पहले ही समझ गए थे। जब से इलेक्शन होने से पहले जिस तरह उनको चैलेंज किया गया था ममता बनर्जी को, तो उनको तो जायजा लेना बहुत जरूरी पड़ गया है कि हम नंदीग्राम में अपना जायजा के मुताबिक वो काम कर रही है। और ये बात आपको क्लियर कर दें कि वो फर्स्ट टाइम सड़क पर नहीं आई है, उनका काम ही है सड़क से। लेकिन लगातार शुरू से ही, जब से ही अर्धसैनिक बलों का आना शुरू हुआ चुनाव को लेकर, तब से ममता बनर्जी अर्धसैनिक बलों पर हमला कर रही हैं, केंद्र सरकार पर हमला कर रही हैं, लगातार चुनाव आयोग पर भी हमला कर रही हैं। और अब टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मतलब अर्धसैनिक बल रोक रहे हैं वोट देने के लिए। तो इसमें क्या कुछ लगता है, क्या साजिश लग रहा है आपको? देखिए, ममता बनर्जी हमेशा हमला नहीं की है। ममता बनर्जी हमला का जवाब दी है। उन पर जब भी वह आज फॉरनली जो उनके पैर पे भी हमला हुआ,
वो बहुत ही पीसफुल से उन लोगों को जवाब दी है। अगर वो सही मानों में जवाब देती तो आज ये दिन उनको देखना नहीं पड़ता कि जो व्हील चेयर में रहकर अपना काम कर रही है। कभी शुभेंदु अधिकारी आपके पार्टी में हुआ करते थे, आज उनका सीधे मुकाबला है, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पे कहा है कि 50,000 वोट से वो चुनाव जीतेंगे और ममता बनर्जी को चुनाव हराएंगे। अगर वो नहीं हरा पाते हैं तो राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, शुभेंदु अधिकारी का जो पहचान है वो ममता बनर्जी है जी, ये तो आपको पता है। आज जो उनका पहचान है वो ममता बनर्जी ही है, वो मोदी भाजपा नहीं है। आज जो वो पोजीशन में जो है वो ममता बनर्जी का ही वजह से है, जो आज उसको दूसरा पार्टी वेलकम किया है जी। अब हारने और जीतने के बाद शुभेंदु अधिकारी के साथ क्या मामला होगा वो शुभेंदु अधिकारी जानता है, लेकिन ममता जो है शुभेंदु अधिकारी का पूरा फैमिली को एक मुकाम तक पहुंचा दी है। अब वही जवाब दे सकता है कि वो क्या कर सकता है। लेकिन भाजपा कह रही है कि शुभेंदु अधिकारी को फायदा उनको मिला है ममता बनर्जी को। नहीं, ये तो देखिए, आप गिव एंड टेक जानते हैं ना जी। शुभेंदु अधिकारी का कोई वजूद नहीं था, उनके फैमिली का कोई वजूद नहीं था। ममता की वजह से, क्योंकि ममता का ये पार्टी है, ये ममता ने बनाया है ये पार्टी को, शुभेंदु अधिकारी ने ममता को नहीं बनाया है जी। शुभेंदु अधिकारी को बनाया है ममता ने, तो फिर ममता को कैसा वो बता रहा है कि उसका वजूद उनके साथ है। ठीक है, जवाब हम आकाश जायसवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप बताइए कि आकाश जी, जिस तरीके से टीम से आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी की वजह से आज जिस मुकाम पर शुभेंदु अधिकारी या उनके परिवार है उस मुकाम से है, क्या कुछ कहेंगे आप? हमारी दीदी बोल रही थी कि ममता दीदी ने पार्टी बनाई, ममता दीदी ने पार्टी बनाई जरूर, और ममता दीदी की वजह से ही पार्टी शेष है। इसका एक कारण है कि पार्टी जब कांग्रेस छोड़ के आई थी, जिनको ये आज कहती है शुभेंदु अधिकारी गद्दार है, तो क्या दीदी जब कांग्रेस छोड़ के आई थी तो क्या दीदी गद्दार थी? जी। पहला मेरा प्रश्न है इनको, अगर वो गद्दार थी तो शुभेंदुदा भी हो सकते हैं, अगर वो नहीं थी तो शुभेंदुदा भी नहीं है। तो शुभेंदुदा, हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक संविधान है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ का अध्यक्ष बन सकता है, इनके यहाँ कोई संविधान नहीं जी। पार्टी जो चाहेगी, सुप्रीमो जो चाहेगी वही होगा। इनके बाद का अध्यक्ष कौन होगा वो अभी से ठीक हो चुका है जी। इनके नेता अभिषेक बनर्जी को इन्होंने विकेट किया, जो कि युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे शुभेंदु अधिकारी, उनको हटा के युवा बनाई थी। मेरे को तो मालूम नहीं था कभी युवा बोल के कोई संस्था हुआ करती थी टीएमसी में, लेकिन क्योंकि शुभेंदु अधिकारी युवा के प्रेसिडेंट थे यूथ के, तो उनको हटाने के लिए युवा बनाया गया जी। और युवा बनने के बाद उनके कद को, शुभेंदु के कद को छोटा किया गया, परिवारवाद को बढ़ाया गया। आज परिवारवाद इस हद तक बढ़ गई कि लोगों को वहां घुटन महसूस होने लगा। इस घुटन के वजह से लोग वहां से पलायन किए, लोग आशा की किरण नरेंद्र मोदी में देखने लगे, और वही आशा की किरण बंगाल की जनता देख रही है। और आने वाले दिन में 2 तारीख को पूरे बंगाल में भाजपा की लहर रहेगी, भाजपा की जीत की जश्न रहेगी, और दीदी ने जिस पार्टी को शुरुआत की थी उस पार्टी को खत्म करेगी। हो सकता है कि आने वाला दिन दीदी के पार्टी का विलय कांग्रेस में हो जाए, ऐसा संभव है। आज जब पंकज जी हम देख रहे थे यहाँ पर, प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे यहाँ पे साफ तौर पर सीधे, तो आपने भी रैली में भाषण सुना होगा प्रधानमंत्री जी का, तो लगातार जो किसी मुद्दे की बात वो नहीं कर रहे थे, लगातार ममता बनर्जी पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, इलेक्शन जब से हो रहा है, दीदी ने भी कोई मुद्दों की बात नहीं कर रहे। 2011 के पहले दीदी कह रही थी कि यहाँ पे सेंट्रल फोर्स नहीं रहेगा तो सीपीएम बूथ लूट लेंगे जी। सेंट्रल फोर्स को लाया जाए, इलेक्शन में सेंट्रल फोर्स नहीं होने से हमारी सरकार नहीं बन पाएगी। 2011 में सेंट्रल फोर्स इनके लिए जरूरी था और 2021 में सेंट्रल फोर्स जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्या सेंट्रल फोर्स को जब सरकार बनने के पहले आम जनता वोट नहीं दे पाती थी तो दीदी को सेंट्रल फोर्स की जरूरत थी, और आज आम जनता जब वोट दे रही है, दीदी को लग रहा है कि ये वोट उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, इनके कैडर उस तरीके से रोक नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए सेंट्रल फोर्स को रोकना चाहती है। इनके जितने कैंडिडेट हैं, एक प्रायोगिक तरीके से बोला जा रहा है कि आप सेंट्रल फोर्स पे आरोप लगाइए। आरोप जनता पे लगाने का इनका अधिकार नहीं रहा, तो अब सेंट्रल फोर्स पे आरोप लगाकर ये इलेक्शन को बाधित करने का एक प्रयत्न है। फर्स्ट इलेक्शन चरण का हो गया, दूसरा जो है कि आपका हो रहा है आज, इसमें जो परसेंटेज बढ़े हैं, क्या मानते हैं आप?
बखूबी कह सकते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है मुकम्मल तरीके से, एक अच्छा मैसेज है। देखिए, हम लोग इसके पिछले अगर 2 साल 4 साल के इलेक्शन को देखें तो दीदी कहती थी कि वोट बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है जी, ठीक है, क्योंकि इनके कैडर जब सारे जगह धांधली करते तो ये बोलते थे छोटी घटना है, सारा चीज शांतिपूर्ण हो रहा है। इस बार जब पब्लिक वोट दे रही है, इन्हें पता चल रहा है कि जनता की वोट बीजेपी को जा रही है, अब ये कह रहे हैं कि वोट शांतिपूर्ण नहीं हो रहा है। दीदी अगर धरने पे बैठी है तो जहाँ पे वोट पोलिंग बढ़ रही है, जहाँ पे बीजेपी के पक्ष में जा रही है वोट, उसको रोकने के लिए धरने पे बैठी है। आपको धरना अगर देना था तो 5 साल पहले दी होती अपने उन काउंसिलर के विरुद्ध में, उन एमएलए के विरुद्ध में जो करप्शन में युक्त थे, तो आज ये नौबत ना आती। चलिए अब जवाब लेते हैं। हबीबुर रहमान खान साहब है, समाजवादी पार्टी के नेता है पश्चिम बंगाल से। हबीब साहब, आप ये बताइए कि जिस तरीके से परसेंटेज वोट परसेंटेज बढ़े हैं, कितनी खुशी महसूस करते हैं लोकतंत्र में, क्या कुछ मैसेज है, चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा करते हैं, क्या मतलब क्या मायने मानते हैं इसको लेकर बताइए। हम जनता का लोकतंत्र का शुक्रिया अदा करते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है और तृणमूल कांग्रेस पार्टी भारी मतों से विजयी होगी। लेकिन कैसे ये कह सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के साथ तो आप है नहीं, आपका कोई गठबंधन भी नहीं है, नहीं। लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो जनता का जनादेश को तय करना है। देखिए, हम गठबंधन में नहीं हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बार नहीं कई एक बार हर प्रेस वार्ता में कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में दीदी का समर्थन किया जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जहां जहां मेरा संगठन है, जिस जिस जिले में है, हम लोग पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस पार्टी को जिताने में पूरी अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय किरण नंदा जी मिदनापुर में जहां नंदीग्राम से जहां दीदी लड़ रही हैं, वहां वो 5 दिन से 6 दिन से डेरा डाले हुए हैं। आज शायद वो आएंगे शाम तक, पूरी कोशिश कर रहे हैं। मंटू राम पकीरा जी हैं और जितने भी वहाँ कैंडिडेट हैं, क्योंकि उनका होम डिस्ट्रिक्ट भी है, इसलिए पूरी मेहनत कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी को जिताया जाए। चलिए ठीक है, तो जनता का जनादेश तय करेगी, जीतेगा कौन हारेगा कौन। 2 मई का वक्त का इंतजार कीजिए। फिर से चलेंगे। नुदरत परवीन जी हैं, टीएमसी से हमारे साथ जुड़ी हैं। नुदरत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने रैली में सीधे तौर पे जो है कि ममता बनर्जी पर निशाना साधते नजर आई, इसको आप किस नजरिए से देखती हैं आप? देखिए, हमारे मोदी जी जो है ममता बनर्जी पे ही निशाना नहीं बनाए, वो हमारे पूरे अवाम पर निशाना बनाए। अगर अवाम उनसे खुश होता तो आज इतना झमेला नहीं होता। उनका टारगेट जो है वेस्ट बंगाल को अपनाना, सोना बंगला करना। अगर वो सोना बंगला करना चाहते थे तो वो दिल्ली से ही बैठ के कर लेते, इतना झमेला नहीं होता। अब डिपेंड होता है कि जीत और हार का। जीत हार तो अब सिर्फ पब्लिक से ही पता चलेगा। जो पब्लिक का काम किया वो जरूर जीतेगा, हमारे और आपसे बोलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन लगता है ना कि ममता बनर्जी की जमीन खिसकती नजर आ रही है, वो डर गई है भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए लगातार जो है कि नंदीग्राम को छोड़कर दूसरे इलाके में प्रचार करने के लिए बहुत कम जा रही हैं। 4 दिनों से नंदीग्राम में जो है कि रह रही है, किराए का मकान लेके वहां रह रही ममता बनर्जी। तो ऐसे में क्या लगता है कि भाजपा से डर गई है ममता बनर्जी? देखिए, अगर ममता बनर्जी डरती तो इलेक्शन ही नहीं लड़ती। वो मुंह तोड़ जवाब जो भाजपा का दे रही हैं, तो इससे ये साबित हो जाता है कि ममता बनर्जी किसी से डरती नहीं है और रहा वहां पे कंटिन्यू काम कर रही है। क्योंकि जो किसी से प्यार करता है ना और वो गद्दार निकल जाता है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए डटे रहना बहुत जरूरी, क्योंकि अब वो भरोसा नहीं कर सकती है। वो जिस पर भरोसा की वो उसको गद्दारी दिया, इसीलिए वो अब किसी भी तरह से वफादारी का उम्मीद नहीं कर सकती, इसलिए वो डट कर खड़ी है वहां पे। लेकिन भूमिपुत्र बता रहे हैं भाजपा के नेता जो है शुभेंदु अधिकारी को कि नंदीग्राम के भूमिपुत्र हैं, जीतेंगे तो वही। फिर आप भी दावा कर रहे हैं कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी जीतेंगी। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं कि आप वहीं से पैदाइश हुई तो आप वहां के वफादार हो गए। आजकल नोट में बिकता है सब, ये बात याद रखिएगा। यहाँ तो अपनी माँ को नहीं छोड़ता है तो भूमि को क्या छोड़ेगा। और शुभेंदु पर तो कभी भरोसा किया नहीं जा सकता, क्योंकि वो माँ भी बोला, बहन भी बोला और देशभक्ति का ऐलान भी किया, तो उस पर तो 1% भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अच्छा, एक सवाल है कि जय श्री राम का नारा जो है लगाने से ममता बनर्जी इतना चिढ़ती क्यों है? लगातार हम देख पा रहे हैं, विजुअली देख रहे हैं, उनके सामने जब कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो डर जाती हैं, गुस्सा में बात करती हैं। देखिए, जय श्री राम से पहले सीताराम होता है। सीताराम को छोड़कर और हमारे जो भाजपा जो है वो हर वो काम करते हैं जो ममता बनर्जी को हट हो।
यहाँ तक के ममता बनर्जी ने उनके कोई पार्टी के मेंबर को नहीं बुलाया, लेकिन भाजपा ने उनके पार्टी को ऐसा बुलाना शुरू कर दिया जो सही मानों में ममता बनर्जी का हक में सही हुआ, फिल्टर हुआ, उनका जो गंदगी था वो निकल गया और आने वाला कल में भी जो बचा कुचा गंदी है वो भी निकल जाएगा। आप भाजपा पे आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन खुद जो है कि जय श्री राम का नारा से डरते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आफ्ताब कोलकाता से बने हुए हैं। तो आफ्ताब, इस दूसरे चरण में 30 सीटों पर मतदान हो रहा है, 171 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन कुल मिलाकर जो पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव है वो नंदीग्राम पे आके फोकस हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं नंदीग्राम पे फोकस्ड हो चुका है तो यहां पे बात होनी चाहिए थी कि आखिर किन के मुद्दे बड़े, कौन जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सामने आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नंदीग्राम में आज जो सुबह से तस्वीरें हम देख रहे हैं, नंदीग्राम का जो पूरा चुनाव है वो हिंसा पर आके सेंटर्ड हो चुका है। चाहे आप टीएमसी के कार्यकर्ताओं को देख लीजिए, वो बीजेपी पर हमला करते दिख रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करते दिख रहे हैं आफ्ताब। और इधर दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं वो सीधे इस हिंसा के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। आफ्ताब, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तो तकनीकी कारणों से हम अपने सहयोगी और कह सकते हैं जिस तरीके से शांतिपूर्ण इलेक्शन वहां होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, और वहां जो इलेक्शन हो रहे हैं जो हिंसा का एक रूप ले रहे हैं, चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है। ममता बनर्जी भी एक तरफ मैदान में जहां सड़कों पर उतर गई हैं, वहीं दूसरी तरफ जो शुभेंदु अधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, वो भी जो है कि सड़कों पे हैं। तो हम कह सकते हैं कि मुकाबला जबरदस्त है, लेकिन हिंसा पे तब्दील हो चुका है नंदीग्राम में। कभी बड़ी घटना भी हो रही है, हो भी सकती है और भी ज्यादा। ममता बनर्जी ने गवर्नर को फोन भी मिलाया और साफ तौर पे इल्जाम लगाया कि देखिए केंद्रीय सुरक्षा बल जो है वो टीएमसी के लोगों को वोट डालने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में एक एलिगेशन है। और बिल्कुल आफ्ताब, लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो बीजेपी और केंद्र सरकार पर अब तक निशाना साधते नजर आई थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और जो सेंट्रल फोर्सेस है उन पर ही सीधे तौर पर उंगली उठा दी है। एक बयान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साफ तौर पर कहते हुए सुनी जा सकती है आफ्ताब कि चुनाव आयोग के गुंडों ने आफ्ताब पश्चिम बंगाल का माहौल खराब कर रखा है, नंदीग्राम का माहौल खराब कर रखा है। आफ्ताब, आकाश जी, सबसे पहले आप एक सवाल है आपका कि जिस तरीके से जो संघर्ष में बदल चुका है, अगर देखें नंदीग्राम में तनाव जबरदस्त व्याप्त है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नंदीग्राम का चुनाव आने वाले दिन में इतिहास लिखेगा। जिस तरीके से टीएमसी की करो या मरो की स्थिति है, ये टीएमसी की अंतिम लड़ाई आज ही खत्म होने जा रही है। क्योंकि अगर जिस तरीके से वहां पे हिंसा करके रोकने की कोशिश की जा रही है और पब्लिक वहां वोट देने के लिए 70% के ऊपर पोल हो चुके हैं, और इस पोल में अधिकतर जगह पर फेयर इलेक्शन हो रहा है, और दीदी अगर विरोध कर रही है पोल नहीं कि वोट जो भाजपा के पक्ष में भाजपा के वोट पक्ष में जा रहा है। दीदी परेशान है और ये परेशान होना उनका स्वाभाविक है, क्योंकि सत्ता 10 साल की सत्ता ये अपने हाथ से गंवाने जा रही है और आने वाले दिन में भाजपा की सरकार आने वाली है। आज दीदी अगर जा रही है राजभवन में तो अच्छा लगता है ये देख के कि कम से कम पोल सही हो रहा है, दीदी को परेशानी हो रही है, और ये परेशानी के लिए स्वाभाविक है क्योंकि 10 साल का जो सत्ता का सुख है, इस सत्ता का सुख इनके हाथ से निकल गया है। लेकिन आखिर ये बताइए हिंसा में तब्दील क्यों? शांतिपूर्ण इलेक्शन होना चाहिए था, लोगों को बढ़ चढ़कर लोग वोट भी दे रहे हैं, लेकिन आखिर हिंसा क्यों? देखिए, पोल का परसेंटेज बता रहा है कि पब्लिक वोट देने के लिए शुरू से सुबह से तैयार बैठी है, 70% के ऊपर पोल हो चुका है, और हिंसा किया जा रहा है कि वोट को रोकने का। एक कार्यकर्ता शुभेंदु अधिकारी हमारे कार्यकर्ता बनकर वहां लड़ रहे हैं और पूरी फोर्स टीएमसी की लगी हुई है ममता जी को जिताने के लिए, लेकिन ये लड़ाई नहीं, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बल है, वो तो किसी के नहीं होते, किस पर इल्जाम लगा रहे हैं आप? नहीं, केंद्रीय सुरक्षा बल जो है वो न्यूट्रल होकर काम कर रही है। सरकारी फोर्स जो है, पुलिस है वहां पे, आपकी जितने गुंडा मारेंगे जिनको, अब तो दीदी उनको रोके ना, वो किसने मालूम किया है? प्रशासन स्टेप क्यों नहीं लेता? दीदी धरने पे बैठी, किसके विरुद्ध बैठी है? अपने शासन के विरुद्ध बैठी है क्या? अपने प्रशासन के विरुद्ध बैठी है? सरकार किसकी है? सरकार दीदी की है। तो दीदी अपने धरने पे बैठी है अपने सरकार के विरुद्ध,
ये बड़ा ही हास्यास्पद। आफ्ताब आपके साथ टीएमसी के भी प्रवक्ता मौजूद होंगे, उनसे एक मेरा सवाल ले लीजिए आफ्ताब, कि लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं अब तक के हिंसा के लिए केंद्र सरकार और बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही थी, लेकिन आज नंदीग्राम में जो पूरे दिन हिंसा हुई उसके लिए वो सीधे तौर पर चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्सेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो क्या ये मानकर चला जाए आफ्ताब कि ममता बनर्जी अब चुनाव के नतीजों को समझ रही हैं और फ्रस्ट्रेट हो रही हैं कहीं ना कहीं, पीएम मोदी की भाषा में अगर बात करें तो? नहीं, बिल्कुल। अगर हम बात कर लेते हैं, नुसरत परवीन जी हैं टीएमसी से, हमारे प्रवक्ता यहाँ पे शामिल है। नुसरत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार पहले केंद्रीय सुरक्षा बलों पर, चुनाव आयोग पर अब निशाना साध रही है ममता बनर्जी, तो क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर? क्या मतलब ममता बनर्जी ये मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुकी है? देखिए, ममता बनर्जी कोई फ्रस्ट्रेट नहीं हुई है। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि ममता बनर्जी धरना में बैठी है। अब ये बताइए कि उनके पैर में चोट होने पर वो अगर व्हील चेयर पे बैठती है तो ये क्या धरना पे बैठना होता है? और शुभेंदु जी जो जगह जगह जाके पुल को देख रहे हैं, तो क्या वो उनका कोई काम नहीं हो रहा है? वो व्हील चेयर में बैठकर अपना वॉच कर रही है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इन लोग भाजपा वाले क्या कह रहे हैं कि धरना में बैठी हुई है, उनको धरने में बैठने की क्या जरूरत है? भाजपा के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि सही पोल हो रहा है, तब ममता दीदी हताश हो रही है। देखिए, पोल जो हो रहा है वो सही हो रहा है। एक बात याद रखना चाहिए, वहां जो परसेंटेज हो रहा है, वहां की औरतें फर्स्ट टाइम 75% से ज्यादा औरतें निकल के वोट दे रही है। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। और उनकी जो लड़ाकू नेत्री भी जो है वो ममता बनर्जी है, और एक औरत को सपोर्ट कर रही है। और जहां औरत की सपोर्ट की बारी में आती है तो वहां हक का बारी आ जाता है। तो भाजपा इतने क्यों परेशान हो रहे हैं कि ममता बनर्जी परेशान हो रही है, वोट नहीं मिल रहा, हम लोग जीत रहे हैं? तो ये जीत और हार तो रिजल्ट के बाद ही पता चलता है। अगर वो बात मालूम किया जाए तो भाजपा हमेशा बोलते हैं बीजेपी क्या हम इतना सीट लाएंगे, तो लोग किस बलबूते पे कहता है कि हम 200 से ऊपर से ज्यादा सीट लाएंगे? क्या कारण है जो वो ये बात निकाल के बोलते हैं? अगर ममता बनर्जी सीट में बैठकर अपना वॉच कर रही है वोटर लोग को, अपने नंदीग्राम के लोगों को, तो ये क्या फॉल्ट हो रहा है उनका? और इन लोग बेगर लड़े हुए, बेगर इलेक्शन डेट क्लियर होने से पहले लोग बता देते हैं कि हम लोग 200 से ज्यादा सीट लाते। तो इसकी वजह क्या है? इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है? ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा चोरी पे के बल होता है। लेकिन आपको डर लग रहा है, टीएमसी को डर है कि मतलब... नहीं, ये चीज भाजपा हमेशा मोदी जी समझ गए हैं, क्योंकि उनकी जो लड़ाई हो रही है एक लेडीज से हो रही है। डर रहे वो, डर रही ममता बनर्जी नहीं। ममता बनर्जी डट के खड़ी है, और वो भी नंदीग्राम को दिखाएगी शुभेंदु को कि देखो क्या हम कर सकते हैं, यहाँ के तमाम क्या कर सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी जो की है। सवाल आप उनसे मेरा एक ये ले लीजिए कि अगर ममता बनर्जी और टीएमसी अगर डर नहीं रहे हैं, तो पहले चरण से लेकर दूसरे चरण की अगर हम बात कर ले तो लगातार जो पूरा का पूरा टीएमसी का कुनबा है वो नंदीग्राम के आसपास ही का क्यों फोकस्ड रहा, अगर वो डर नहीं रहे तो? ये बताइए कि अगर डर नहीं है तो लगातार जो है कि नंदीग्राम पे ही फोकस रहा पूरे इलेक्शन में, अगर देखा जाए ममता बनर्जी जी का, और चुनाव आयोग पे हमला, केंद्र सरकार पे हमला, जो सेंट्रल फोर्सेज है वो जो है कि उन पर हमला। देखिए, सेंट्रल फोर्स पे क्या ममता बनर्जी ने कराया, आपका ये कहने का मतलब नहीं, क्योंकि नंदीग्राम एक ऐसा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि नंदीग्राम से ही शुभेंदु ने उन्हें चैलेंज किया है कि यहां से हम तुमको हराकर भिजाएंगे। एक औरत को इस तरह का चैलेंज जो शुभेंदु ने किया, वो क्या सही किया? उसको जवाब देने के लिए वो डटी हुई है, वो अपना पूरा 100% दे रही है आवाम के साथ। तो हमको तो लग रहा है कि यहाँ बीजेपी डर रहा है कि वो डट कर ही एक जगह क्यों है। आज वो एक जगह खड़ी है तो इतना डर हो रहा है, कल वो तो वेस्ट बंगाल में जाएगी जहां जहां चुनाव होगा। खैर मनाए कि एक पैर उनका प्रॉब्लम है, इस वजह से अगर वो 2 पैर से चलती ना तो और भी धमाका होता। लेकिन भाजपा तो पैर में जो चोट लगे उसको नाटक करार दे रही है लगातार। देखिए, ड्रामा नाटक इन लोग का कहना है, इन लोग मन पॉलिटिकल को एक ड्रामा ही बना दिया है। कभी यहां पार्टी, कभी वहां पार्टी, कभी यहां तब्दीली, कभी वहां तब्दीली। सही पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियन रहता है ना, वो आवाम से रहता है, ग्रास रूट से रहता है। और ममता बनर्जी इलेक्शन से लेकर इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी वो हमेशा आवाम की ही होके रही है।
ये तो वक्त बताएगा जब रिजल्ट 2 तारीख को। ये बात कर रहे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आवाम से जुड़ी हुई नेता है, तो फिर ऐसा क्या कारण रहा कि नंदीग्राम में जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंचती हैं आज तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ता है? आफ्ताब, नुजरत जी आपसे जानना चाहेंगे कि जब ममता बनर्जी जनता से जुड़ी रही हैं तो लगातार उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है नंदीग्राम में, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो आपको मालूम है, जब से भाजपा हिंदुस्तान की तरफ नजर गड़ाया तब से परेशानी, सिर्फ यहाँ पे नहीं, यूपी बिहार सब जगह। अब उसका नजर पूरा वेस्ट बंगाल पर पड़ा हुआ है और वहां की शेरनी जिसे हम कहते हैं ममता बनर्जी, इतना आसानी से तो उनके हवाले नहीं करेगी और करेंगी भी नहीं जी। ये चुनाव हम लोग के लिए एक फेस्टिवल है, लेकिन इस फेस्टिवल को खराब करने वाला भाजपा है, जो उनकी उम्मीद और ख्वाब को पूरा नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, ये चुनाव एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे देश और दुनिया में, कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, इसलिए कि नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह जैसे बड़े नेता प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। हबीबुर रहमान खान समाजवादी पार्टी से जुड़े हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से भी इलेक्शन हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, हबीब साहब ये बताइए आप कि शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होकर जो है कि हिंसा में चुनाव बदल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी जहां जहां जाएगी वहां वहां झंझट, लड़ाई साथ साथ जाएगी जी। मैं 2 बातों का उत्तर देना चाहता हूं। हमारे प्रिय मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी से जी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो चाहेंगे वही होगा, वो पार्टी की हमेशा सदर रहेंगी, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वो नहीं होता है, आरएसएस जो चाहता है वही होता है। क्योंकि जब योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तो आप जान लीजिए, याद कर लीजिए कि मनोज सिन्हा जी मुख्यमंत्री बनने की तैयारी हो गई थी जी। लेकिन रात को आरएसएस के कार्यालय से चिट्ठी आती है कि ये नहीं वो बनेंगे। तो आप जान लीजिए कि आपके दामन में फूल हैं कम, कांटे हैं ज्यादा, झूठा है तेरा वादा, झूठा है तेरा वादा। बिल्कुल, लेकिन आप आरोप लगाते हैं, दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं हबीबुर रहमान जी, लेकिन कई जगह खबरें ये आई कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी, बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों में आपके कार्यकर्ताओं ने, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बम फेंक दिया। तो ये कितना सही है लोकतंत्र में? आप दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, खुद भी सही नहीं है। नफरत का बीज अगर भारतीय जनता पार्टी बोई है जी। तो नफरत ही पैदा होगी भाई साहब, क्योंकि इनके पास ना कार्यकर्ता थे ना नेता थे। चोरी कर करके, छीन करके, डरा करके, पैसा दे करके जब लोग आएंगे ना तो उसका प्रतिफल यही होगा जो हो रहा है। ये सवाल बहुत अच्छा जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे। और मैं कहना चाहूंगा, जैसे आप कह रहे थे कि ममता बनर्जी डर रही है भारतीय जनता पार्टी से, तो हम इसका दूसरा हम नहीं कह रहे, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं कि ममता बनर्जी डर गई है, ये हमारा कहना नहीं है। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि ममता बनर्जी डर गई भाजपा से कि भाजपा डर गई ममता बनर्जी से। सवाल ये बात का है। तो तकनीकी कारणों से हमारे सहयोगी आफ्ताब से संपर्क फिलहाल टूट चुका है। तो लगातार अपने अपने तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं। तो एक तरफ जहां बीजेपी कह रही है कि बंगाल के विकास के लिए सोनार बांग्ला का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत पश्चिम बंगाल को, तो दूसरी तरफ टीएमसी ने साफ तौर पर दावा करना है, टीएमसी का साफ तौर पर दावा करना है कि बंगाल के विकास के लिए और बंगाल में सेक्युलरिज्म के लिए महज टीएमसी ही जरूरी है। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोलकाता का हमारे साथ हमारे सहयोगी आफ्ताब बने हुए हैं। तो आफ्ताब, ब्रेक से पहले चर्चा इस बात की चल रही थी कि आखिर कौन सा दल किससे डर रहा है, कौन किस पे भारी है। लेकिन कहीं ना कहीं आफ्ताब, जो जनता के मुख्य मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, जिन पर इस चुनाव को लड़ा जाना था, इस डरने डराने के खेल में कहीं ना कहीं वो मुद्दे गौण हो चुके हैं। आफ्ताब, नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर हम देखा जाए तो जनता के जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं मुकम्मल तरीके से गौण होते नजर आए। अगर कहें तो ममता बनर्जी लगातार निशाना साधती हैं प्रधानमंत्री पे,
पर, अमित शाह पर, और आज भी जब हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई इलाकों में सभा थी, जो आज 2 इलाकों में खासतौर पे थी, तो उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा अगर है तो ममता बनर्जी पर सीधे निशाना साधा, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर निशाना साधा, तृणमूल पार्टी पर कई शब्द उन्होंने कह दिए। तो हम कह सकते हैं कि जो मुद्दा था खासतौर पर पश्चिम बंगाल का इलाकाई मुद्दा, लोकल शिक्षा की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, कंपनी जो बंद हुआ उसकी बात करें, इस मामले में कोई भी मुकम्मल तरीके से पार्टियां बोलने को तैयार नहीं है, सभी सिर्फ अपनी बात कहने को तैयार है। तो ऐसे में अब जनता को तय करना है कि जनता के मुद्दे गौन होते हुए नजर आए, लिहाजा जो है कि पार्टी के नेता अपने बयानबाजी पे नजर आ रहे हैं।